Hello everyone, welcome back to our channel PW IIT JAM and CSI Net and welcome back to the series Target IIT JAM 2025. So अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने सेल के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ अपनी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी देखा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल भी देखा। और इसमें भी हम आज एक बहुत बेसिक टॉपिक ही देखने वाले हैं, दैट इज हम यूकैरियोटिक सेल को देखने वाले हैं। हमारी यूकैरियोटिक सेल कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी आपको इंपॉर्टेंस बताई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रोकैरियोटिक सेल की या यूकैरियोटिक सेल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर एक छोटी सी देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो मेजरली क्वेश्चन बनता है यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके मैच द फॉलोइंग। कैसे बनता है यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस को जैम पूछता है सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में। तो मेजरली कभी भी आप अगर जैम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मोस्टली केसेस में जब भी यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछा गया तो उनके फंक्शन से मैच करने के लिए पूछा गया, ये जैम का पार्ट है। गैट बी में भी फंक्शंस पर ही आता है बट वहां पर मैच द फॉलोइंग में ना आके वो आता है एमसीक्यू की फॉर्म में, एबीसीडी ऑप्शंस के फॉर्म में एंड यू नीड टू करेक्ट आंसर। सिमिलरली सीयूटी पीजी में भी एमसीक्यू फॉर्मेट ही फॉलो किया जाता है यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके फंक्शंस का। तो यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शंस। तो सिर्फ ऑर्गेनेल्स का अगर हम बात करें तो ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस ना आके ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शंस हैं उन पर क्वेश्चन आता है एंड अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जहां पर जैम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, गैट बी और सीयूटी पीछे प्रेफरेबली पूछते हैं रिलेटेड टू योर एमसीक्यू फॉर्मेट। उसी बात करें अगर टीएफआईआर की बात करें तो टीएफआईआर में फंक्शंस पर क्वेश्चन बहुत रेयरली आया है, अगर आ गया तो कभी कभी आया है बट वहां पर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो इलेबोरेट करके फंक्शंस होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रहा है अगर आपने ये कंडीशंस दी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इस तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि हाँ ये फंक्शन ये वाला ऑर्गेनेल कंट्रोल कर रहा है एंड इस तरीके से सारी चीजें होती है। सो आज की क्लास में देख लेते हैं हम अपनी यूकैरियोटिक सेल को एंड यूकैरियोटिक सेल के साथ हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को भी देखेंगे। लास्ट क्लास में आपने सेल देखी, डिस्कवरी ऑफ सेल, इवोल्यूशन ऑफ सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल। तो शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू एंड लास्ट क्लास में भी हमने देखा कार्योन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड कार्योन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहां पर हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, वहीं पर जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यहां पर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, या फिर हम कहें एक एडवांस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो व्हाट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स have true nucleus, well defined nucleus, or we can say advanced nucleus. जहां पर आपने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा दैट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, पीपीएलोज एंड उसके साथ साथ आपके माइकोप्लाज्मास। इस कैटेगरी में हम देखते हैं, इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में हम देखते हैं प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो शुरू करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ आर प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यूकैरियोटिक सेल। लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक
सेल। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल। अब सभी के सभी यूकेरियोट्स में तो सेल वॉल नहीं है, किसी किसी में है, तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, दैट इज सेल वॉल। प्रेजेंट इन some of the eukaryotes, present in some of the eukaryotes। कुछ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है। अब कुछ की अगर बात कर रहे हैं तो कैसी होती है, प्लांट्स, एल्गे, फंजाई। प्लांट्स, एल्गे एंड फंजाई। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। वहीं पर अगर एल्गे में देखें, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। वहीं पर फंजाई में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकन्स, काइटिन एंड ग्लूकन्स। तो सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन ओनली सम ऑफ द यूकेरियोट्स। तो यूकेरियोट्स जिनमें ये प्रेजेंट है वो है हमारे प्लांट्स, एल्गे एंड फंजाई। प्लांट्स में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, एंड एल्गे में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। फंजाई इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकन्स। गैट बी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। गैट बी में पूछा जाता है किसकी सेल वॉल किसकी बनी है, तो ये स्पेसिफिकली गैट बी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अभी यहाँ पर शॉर्ट में हम बात करेंगे, इट इज योर सिलेक्टिविटी बैरियर, जो आपने लास्ट क्लास में भी देखा था। इट इज द सिलेक्टिविटी बैरियर जो कंट्रोल कर रहा है सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी, सेल से बाहर कौन सी चीज जाएगी। दैट इज द सिलेक्टिविटी बैरियर मेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज मेड अप ऑफ, plasma membrane is made of lipids, proteins and carbohydrates। lipid, proteins and carbohydrates। अब ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्या अरेंजमेंट है, ये कैसे मिलते हैं एंड आपकी एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं या सेल की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गई मेम्ब्रेन्स की बात, जो कवरिंग्स हैं उनकी बात। अब आगे चलते हैं, यूकेरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा हमारा साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमने लास्ट क्लास में देखा था, जेल लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक सब्सटेंस है। एंड अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो आपके इस जेल लाइक सब्सटेंस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, कंटेन्स केमिकल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स along with that different enzymes also, क्योंकि बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी हो रही है हमारे साइटोप्लाज्म में। तो आगे बढ़ते हैं, अब ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले हमारे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। सबसे बड़ा न्यूक्लियस, दैट इज लार्जेस्ट एंड द प्रोमिनेंट
सेल ऑर्गेनेल। अब प्रोमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट मतलब होता है जिसे बहुत आसानी से देखा जा सके, जो बहुत क्लियरली दिखे, दैट इज नोन एज प्रोमिनेंट। तो ये क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट and prominent cell organelle. One of the largest and prominent cell organelle. Brain of the cell हम इसे कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स all the functions, control all the functions of cell। ये सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्टोर हाउस है हमारे जेनेटिक मटेरियल का। स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल का ये स्टोर हाउस होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। कौन सा ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड है? कौन सा ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन है? कौन सा ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो जो भी ऑर्गेनेल आप करें उसके साथ उसमें कैसी मेम्ब्रेन है भी या नहीं है, अगर है तो डबल है, सिंगल है, कैसी मेम्ब्रेन है, वो भी जरूर करिएगा, वो भी पार्ट ऑफ क्वेश्चंस बनता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन्स के जो बीच का स्पेस है दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जिस तरीके से हमारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में बीच बीच में गैप्स हैं एंड दीज गैप्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे आएंगे, डीएनए कह रही हूँ, आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाहर कैसे करते हैं, वो कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियर पोर कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमेटिन, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। एंड जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो कैसा है? सिंगल। अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो कैसा है? मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स। वहां पर सर्कुलर थे, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर थे, यहाँ पर लीनियर है, वहां पर सिंगल था, यहाँ पर मल्टीपल है। ठीक है। उसके अलावा हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलती है एक डार्क स्टेनिंग बॉडी। उसके अलावा न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलती है एक डार्क स्टेनिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एंड फंक्शन की बात करें तो यहां पर होती है राइबोसोमल एक्टिविटी। राइबोसोम जो है यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं एंड ये बहुत फेवरेट पार्ट है
पूछे जाने वाला न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड, लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यही चीज को बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज किया जाता है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट होती है, डार्क स्टेनिंग बॉडी है, यहाँ पर राइबोसोम्स का सिंथेसिस हो रहा है, राइबोसोमल एक्टिविटीज हो रही हैं। वहीं पर न्यूक्लियोइड क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो वेरी क्लियर कट दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस के टाइम पर गलती ना करें। तो अगर आप इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस एक क्वेश्चन बनता है जिसपे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें क्रोमोसोम्स की तो रीजन एंड असर्शनिंग में ये वाली चीज पूछी जा सकती है कि प्रोकैरियोट्स में इस तरीके से होता है, यूकैरियोट्स में इस तरीके से होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हो गया हमारा पहला ऑर्गेनिल। उसके बाद और भी लार्ज ऑर्गेनिल्स हमारे पास हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। ये भी एक लार्ज सेल ऑर्गेनिल है क्योंकि इसका साइज तो बड़ा ही होता है ऑफ कोर्स। तो और इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये कराता है एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी बनाता है, एटीपी सिंथेसिस कराता है, तो इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बना है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, इवॉल्व हुआ है एंडोसिम्बायोसिस से, इवॉल्व बाय एंडोसिम्बायोसिस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारा स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारी आउटर मेम्ब्रेन, सबसे पहले हमारी आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारी इनर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फ्रॉम क्रिस्टे, inner membrane that is enfolded to form cristae, then we have our matrix, and this is our mitochondria. सो क्या याद रखना है, ऑब्वियसली फंक्शन ही याद रखना है, एटीपी सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कराता है, ये याद रखना है। एंड फॉर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स और आई कैन से असर्शन और रीजनिंग के लिए बेटर होगा आप ये चीज याद रखें कि ये इवॉल्व हुआ है एंडोसिम्बायोसिस से। एंड किससे इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया से। एक एरोबिक बैक्टीरिया हमारा यूकैरियोटिक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल में आके रहने लग गया। जब इनका रिलेशनशिप म्यूचुअल हो गया तो एरोबिक बैक्टीरिया जो था वो इवॉल्व हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या कहती है, एंडो मतलब इनसाइड एंड सिम्बायोसिस मींस म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो एक एरोबिक बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके रहने लगा एंड इनके बीच में जब म्यूचुअल रिलेशनशिप बनना शुरू हुई, जहां पर आपकी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल इस एरोबिक बैक्टीरिया को शेल्टर दे रही थी, वहीं पर जो आपकी एरोबिक बैक्टीरिया है वो एनर्जी प्रोडक्शन कर रही थी, एनर्जी सप्लाई कर रही थी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक। म्यूचुअल रिलेशनशिप जब डेवलप हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व हो गया इनटू वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर पूछ लिया जाता है वन ऑफ द स्टेटमेंट्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो इवॉल्व हुआ है वो एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है एंड क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया। सो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल इसे कहते हैं क्योंकि बेसिकली फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करता है एंड ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है।
and it has also evolved by endosymbiosis. It has also evolved by endosymbiosis. So डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारा स्ट्रक्चर किचन ऑफ द सेल ये कहलाता है, एंड उसके साथ साथ इट हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड बाय एंडोसिम्बायोसिस. एंड जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया से, ये इवॉल्व हुए हैं साइनोबैक्टीरिया से. सो एसेशन रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये भी है, आउटर मेम्ब्रेन, यहां पर इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डेड नहीं होती है. सो अ रेगुलर इनर मेम्ब्रेन वी हैव, a regular inner membrane we have, and we have the photosynthetic unit that is thylakoids. Stack of thylakoids को हम कहते हैं ग्रेना. सिंगल यूनिट थाइलाकॉइड कहलाती है. जो स्टैक है वो ग्रेना कहलाता है. ये जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म जैसा, वो स्ट्रोमा कहलाता है. एंड दो ग्रेना को ज्वाइन करता है स्ट्रोमा लेमिला. स्ट्रोमा लेमिला किचन ऑफ द सेल है, एंडोसिम्बायोसिस से इवॉल्व हुई है, साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुई है, डबल मेम्ब्रेन ही होती है, फोटोसिंथेटिक यूनिट थाइलाकॉइड्स हैं. स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम ग्रेना कहते हैं. जो ये जेल लाइक सब्सटेंस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, एंड दो ग्रेना आपस में जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिला. ये हुए हमारे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स. अब देखते हैं उसके अलावा हमारे पास क्या है. सबसे पहले हमारे पास हैं हमारे राइबोसोम्स. यूकैरियोटिक सेल में होते हैं 80S राइबोसोम्स, एंड बहुत बार सब यूनिट्स पूछ ली जाती हैं कि जो 80S है वो बना है 60S और 40S यूनिट से. 60S और 40S यूनिट से ये बना है. राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके अराउंड, एंड ये होता है एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोसोम क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है. राइबोन्यूक्लियो मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए. कौन सा आरएनए? आरएनए. राइबोसोम का जो आरएनए है दैट इज आरएनए. तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए. एंड ये जो आरएनए है इवोल्यूशनरी स्टडीज में बहुत यूज किया जाता है. तो गैट बी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था. गैट बी का क्वेश्चन था कि कौन सा आरएनए है जो इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए यूज किया जाता है. तो याद रखेंगे आरएनए को इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए यूज किया जाता है. तो गैट बी का ये क्वेश्चन बन सकता है. स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, नहीं मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये भी एक चीज है जो पूछी जा सकती है. उसके बाद आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ. सेल में हमारे पास है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मीन्स इनसाइड. तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? सेल के अंदर जो एक सिस्टम है, एक ग्रुप है मेम्ब्रेन्स का. सिस्टम का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप होता है उसे सिस्टम कहते हैं. तो सेल के अंदर जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है मेम्ब्रेन्स का, उन्हें हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम.
Endomembrane system, well organized group of membrane inside the cell. Well organized group of membrane inside the cell, and it includes endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome एंड वेसिकल्स। तो क्वेश्चन कहां से आता है? ये जो आपने सेकेंड स्टेटमेंट देखी कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, गोल्जी अपैरेटस आता है, लाइसोसोम आता है और वेसिकल्स आता है। तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बोथ वेज इट वर्क्स एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। क्या है ये? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन साइटोप्लाज्म। प्लाज्म दिख रहा है ना, इन साइटोप्लाज्म। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारी जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप की है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सरफेस पर प्रेजेंट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूएशन में होती है। आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स आर कॉन्टाजियस, कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस होती हैं? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूएशन में होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। RER मेम्ब्रेन is in continuation with outer nuclear membrane, तो ये भी आप याद रखेंगे। स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है। राइबोसोम्स नहीं है तो क्या करती है? लिपिड सिंथेसिस ये करती है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है जिस पे क्वेश्चन आता है, ER में होता है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ER में होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, दैट इज एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन के ऊपर शुगर्स ऐड की जाती हैं। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब शुगर्स ऐड करना। तो कौन सी वाली होती है? दो टाइप की ग्लाइकोसाइलेशंस होती हैं, एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड। यहां पर होती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशंस। चलिए
गोल्जी apparatus, इसे हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से। जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस हमारे लेटर्स को सेग्रीगेट करता है, सॉर्ट करता है, उन्हें पैकेज करता है एंड उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है, इसे हम पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करती है, प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन मॉडिफिकेशंस, प्रोटीन पैकेजिंग and protein transport and one of the modification जिस पे क्वेश्चन आता है that is O-linked glycosylation। इसमें होता है O-linked glycosylation। अगर हम अपने गोल्जी को देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो गोल्जी का जो फेस, जो पार्ट हमारे, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, ईआर लिखना चाहिए था, ये हमारा ईआर है, सॉरी ये हमारा ईआर है। तो गोल्जी का जो फेस, गोल्जी का जो फेस हमारे ईआर की तरफ होता है दैट इज सिस फेस, ठीक है जी, जिसे हम फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, सिस फेज, फॉर्मिंग फेज। शेप आप देख रहे हो कन्वेक्स होती है एंड ये रिसीव करती है प्रोटीन्स को फ्रॉम ईआर, रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम ईआर, रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम ईआर। उसके बाद जो बीच का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, this is your medial Golgi, this is your medial Golgi। यहां पर होती है प्रोटीन मॉडिफिकेशंस, यहां पर होती है प्रोटीन मॉडिफिकेशंस एंड फाइनली द लास्ट फेज, finally the last phase that is trans-Golgi। ट्रांस फेज that is trans-Golgi, इसे हम मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। एंड जो क्वेश्चन बनता है यहां पर होती है प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो याद रखेंगे, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गोल्जी का कौन सा फेज है जहां पर प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, तो प्रोटीन सॉर्टिंग होती है आपके ट्रांस फेज में, प्रोटीन सॉर्टिंग होती है ट्रांस फेज में। तो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। ईआर की तरफ जो फेज है दैट इज सिस गोल्जी, सिस फेज बोलो, फॉर्मिंग फेज बोलो, कन्वेक्स ये होता है एंड ये रिसीव करता है प्रोटीन्स को फ्रॉम ईआर। बीच वाला है दैट इज मीडियल गोल्जी, जहां पर प्रोटीन मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। फाइनली जहां पर ट्रांस गोल्जी और मैच्योरिंग फेज है वहां पर प्रोटीन सॉर्टिंग होती है और ट्रांसपोर्ट होता है एंड दिस इज योर कनकेव शेप, दिस इज ऑफ कनकेव शेप। तो इस वाले पार्ट में एक तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा जो लास्ट वाले पार्ट में आप देख रहे हैं प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट, वन ऑफ द मेन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कौन से फेज में होती है, दैट इज ट्रांस फेज में होती है। तो ये याद रखेंगे प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो सुसाइडल बैग है हमारी सेल का, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। यहां पर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनका डिग्रेडेशन होता है। उसके अलावा जो सेल के यूजलेस सेल कंपोनेंट्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है, नॉन फंक्शनल है, उन्हें डिग्रेड किया जाता है। समटाइम्स व्हेन द सेल
is non-functional, that is also degraded, that is autophagy होती है. That is a site of digestion of foreign particles, site of digestion of foreign particles, non-functional cell components, non-functional cell components and autophagy. And obviously हमें पता है इसकी करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर एसिडिक pH होता है एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑब्वियसली डाइजेशन करने हैं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है. तो ऑटोफेगी के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि साइट ऑफ ऑटोफेगी दैट इज लाइसोसोम. तो इसको याद रखिएगा स्पेसिफिकली इस एक वर्ड को, दैट इज रिलेटेड टू योर लाइसोसोम्स. उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है. नेक्स्ट वी हैव आर सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, साइट फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. एंड हर एक सेंट्रोसोम्स में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. तो याद रखेंगे जो ऑर्गेनिल है वो सेंट्रोसोम है, जो ऑर्गेनिल है वो सेंट्रोसोम है, जो 2 सेंट्रियोल्स का बना है एंड सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, एंड सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. बट स्पेशल फीचर हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें सेंट्रियोल होता ही नहीं है. प्लांट्स में प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल. तो ये एक जो स्टेटमेंट ही आपने देखी कि होता ही नहीं है, वो क्वेश्चंस का पार्ट बनती है. तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम देखते हैं हमारे साइटोस्केलेटन सिस्टम. साइटो मीन्स सेल, skeleton means protein filament एंड सिस्टम अभी आप लोगों को बताया. सिस्टम का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. सिस्टम का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. तो जो हमारे साइटोस्केलेटन सिस्टम क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ protein filaments in cytoplasm of cell. In the cytoplasm of the cell. क्या करते हैं वो देख लेते हैं. क्या क्या फंक्शंस हैं? सेल शेप देते हैं, सेल सपोर्ट देते हैं, सेल मूवमेंट कराते हैं, ऑर्गेनिल की पोजीशनिंग करते हैं, एंड ऑर्गेनिल मूवमेंट भी कराते हैं, एंड ऑर्गेनिल की मूवमेंट भी कराते हैं. साइटोस्केलेटन सिस्टम को अगर देखोगे साइटोस्केलेटन सिस्टम को अगर आप देखोगे तो ये 3 अलग अलग टाइप के हैं. डिटेलिंग्स तो हम बाद में करेंगे. पहले है माइक्रोफिलामेंट्स, दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो जब भी हम जैम पढ़ाते हैं तो हम जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है उसको एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक में पढ़ाते हैं.
तो ये बस इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट तो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेजरली क्या कर रहे हैं, सेल को शेप दे रहे हैं, सेल सपोर्ट कर रहे हैं, सेल मूवमेंट करा रहे हैं, ऑर्गेनेल को पोजीशन कर रहे हैं और ऑर्गेनेल की मूवमेंट भी करा रहे हैं। ये सारे काम करता है आपका साइटोस्केलेटन सिस्टम। उसके बाद प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स अगर कलरलेस हैं या कलर्ड हैं, अगर कलरलेस हैं तो इन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एंड अगर कलर्ड हैं तो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट है अगर ग्रीन कलर का है तो ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और अगर नॉन ग्रीन है जैसे रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ये बहुत सारे कलर होते हैं, तो वो होते हैं बिकॉज ऑफ कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ठीक है। और अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इनका मेन काम होता है स्टोरेज, इन्हें कुछ स्टोर करके रखना होता है। तो अमाइलोप्लास्ट, एलीरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अमाइलो स्टोर करता है स्टार्च को, एलिरो स्टोर करता है प्रोटीन्स को, एलियो स्टोर करता है फैट्स एंड ऑयल को। तो ये एक थोड़ी सी लंबी टेबल है, डेफिनेटली इसको आप एक बार देख लीजिए। प्लास्टिड्स जो हैं वो कलर्ड हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं। कलर्ड हैं तो ये कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट, और अगर कलरलेस हैं तो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मेजरली स्टोरेज करता है, 3 अलग अलग टाइप है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, एलिरो प्रोटीन्स को करता है, एलियोप्लास्ट फैट्स एंड ऑयल को करता है। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन है तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होगा, और अगर नॉन ग्रीन है तो रेड ऑरेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ कैरोटीन और यू कैन से ज़ेंथोफिल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारा ऑर्गेनेल वैक्यूल, वैक्यूल जो है वो लार्ज सेंट्रल होता है प्लांट सेल में, लार्ज सेंट्रल होता है प्लांट सेल में, एंड काम क्या करता है, ये स्टोरेज का ही काम करता है। स्टोर्स वाटर, आयंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एंड उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्गेनेल हमारा, दैट इज पेरोक्सिसोम। एंड मेजर काम जो ये करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सो यहां पर किया है तो एक और कर लेते हैं, दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम क्या है, एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम होता है जो जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है। स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम इन जर्मिनेटिंग सीड्स। तो यहां पर हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो खत्म होते हैं। एक बार जो फिगर्स हैं उन्हें देखते चलते हैं ताकि इन केस कोई छूट गया हो तो वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 1 सेकेंड, ये रही आपकी एनिमल सेल, ठीक है। वैक्यूल दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी, साइटोसोल, पेरोक्सिसोम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगेन प्लांट सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वी कैन सी, एंड वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स है तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें
सो एक एक ऑर्गेनेल के बारे में, न्यूक्लियस आपको दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाया गया, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, एंड ये आपकी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद वैक्यूल, एंड ये एक दो फिगर्स आपको दिखेंगे, ये और इसके बाद एक और है। बेसिकली ये मैंने इसलिए लगाई है कि इन केस आपको, स्पेशली इसलिए लगाई है कि जब आपको क्विक रिवीजन करनी है तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, आइदर आप इन दो फिगर्स का, इसका और नेक्स्ट वाली का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि इतना, क्योंकि ये जो लेक्चर है उसमें करना क्या है आपको, ऑर्गेनेल और उसका फंक्शन, तो यहाँ पर ऑर्गेनेल और उसका फंक्शन सारे एक ही जगह पे लिखे हैं, तो एक ही इमेज आपकी पूरा का पूरा रिवीजन करा देगी, तो बेटर है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, कंट्रोल करता है कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है और जा रहा है। क्रोमेटिन, DNA और एसोसिएटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोमल एक्टिविटी करते हैं। पेरोक्सिसोम वेस्ट को मेटाबोलाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ है तो लिपिड सिंथेसिस। वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साइटोप्लाज्म गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। लाइसोसोम फूड और वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। माइक्रोफिलामेंट्स वो साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं, वो आप एक फर्दर लेक्चर में पूरा कंप्लीट देख लेंगे। यहाँ पर एक आप देख पाएंगे बेसिकली योर प्लांट सेल, प्लाज्मोडेस्माटा, दो सेल्स को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्शन जो प्लांट सेल्स को कनेक्ट करता है। सेल वॉल सेल शेप मेंटेन करेगी। सेंट्रल वैक्यूल सेल सैप है। साइटोस्केलेटन सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, प्लास्टिड स्टोर करते हैं पिगमेंट्स को, एंड सेम न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यूकैरियोटिक सेल, सजेशन वही है, फिगर्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको एक टेबल मिलती है जहाँ पर ऑर्गेनेल और उनके फंक्शन लिखे हैं वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्विक रिवीजन की जरूरत होती है इस टॉपिक में, बार बार इतना सारा करने की जरूरत नहीं होती। होमवर्क में सेम जो लास्ट टाइम था, प्लीज रिवाइज योर बेसिक्स, रिवाइज द बेसिक्स एंड डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये है जो आपको करना है इस लेक्चर के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप जिनको आता था उनकी एक क्विक रिवीजन हुई होगी, जिन्हें ज़रूरत थी उन्हें समझ में आ गया होगा कि प्रिपेयर कैसे करना है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं उसे ज़रूर मेंशन करूँ कि गैट-बी ने कहाँ से उठाया क्वेश्चन, CUTPG ने कहाँ से उठाया, जैम ने कहाँ से उठाया। पूरी कोशिश की है मैंने लेक्चर के दौरान मैं ये सारी चीज़ें बताती रहूँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने में आसानी हो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।